नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल में धान एक बार फिर बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से पूर्व सीएम रमन सिंह को घेरा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि 2013 में धान का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 10 क्विंटल धान किसके कहने से खरीदी हुई, धान का बोनस किसने रोका था, ये रमन सिंह बताएं। शराब मामले को लेकर भी भूपेश बघेल ने रमन सिंह को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पहले डिस्टिलरियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। बीजेपी ने कॉरपोरेशन के जरिए शराब की खरीदी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के डिस्टिलरियों से संबंध है। सीएम ने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जनता पार्टी ने 2013 में ये संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। तो मैं तो यही कहूंगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के? केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन 4.5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए। वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताए इनसे आपके संबंध क्या है? छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ शराबबंदी का मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव होने तक जारी रहने के पूरे आसार। इस मुद्दे को ना तो विपक्षी पार्टी बीजेपी, ना ही सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस छोड़ना चाहती है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के चुनावी वादे को लेकर सरकार को घेरा, जिसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि शराबबंदी की दिशा में काम किया जा रहा है। हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम नहीं खाई थी, बल्कि हाथ में गंगा जल लेकर सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की कसम खाई थी। शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 बातें हुई। पहले तो ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है और बहुत गंभीरता से इस बात को, शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन खाली शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि शराबबंदी के साथ जो और दूसरे नशा जो लोग करते हैं, गुड़ाखू भी करते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, कई किस्म के जो नशा है वो सब में प्रतिबंध होना चाहिए और इसमें जन जागरूकता की जरूरत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है तो नीचे से ऊपर तक सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। आरपीएन सिंह साफ तौर पर हाथ में गंगा जल लेकर वो ये बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी करेंगे। 10 दिन तो दूर की बात है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया भूपेश बघेल जी ने, उसी दिन कर्जा माफी कर दिया।
तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, धान खरीदी और शराबबंदी, ये दो मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में हमेशा ही सियासत के केंद्र में रहे हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस बार भी ये मुद्दे काफी गरमाएंगे ऐसा नजर आता है। अभिषेक। बिल्कुल, ये मुद्दे देखिए पिछले 5 साल गरमाते रहे हैं जब से सरकार बनी है और उसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी शराबबंदी को लेकर सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में। उसके बाद से बीजेपी लगातार इस बात को उठाती रही है कि गंगा जल लेकर कसम खाई गई थी और उसके बाद भी शराबबंदी नहीं की जा रही है। तो ये कई सालों से मुद्दा चल रहा है। हालांकि कांग्रेस इसका काउंटर करती रही है। उसका कहना था कि हम क्रमबद्ध शराबबंदी करेंगे, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा कि नशाबंदी के खिलाफ हुए और हर प्रकार का नशा बंद करना चाहिए, लेकिन वो अचानक नोटबंदी की तरह कोई भी नशा या शराबबंदी नहीं करेंगे, बल्कि लोगों से अपील की जा रही है या फिर एक कमेटी बनाई गई है, उसको वो तय करेगी कि किस तरीके से इस ओर बढ़ा जाए। बहरहाल जो ताजा मामला ये है, प्रधानमंत्री ने अपने मन से जो कहा कि गंगा जल की कसम खाकर झूठ बोलने वाले कांग्रेस पर आरोप लगाया, तो आज जो मोहम्मद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यही थी। उन्होंने एक वीडियो दिखाया आरपीएन सिंह का 2018 का, जिसमें वो गंगा जल हाथ में लेकर कह रहे हैं कि धान की खरीदी, यहाँ पर धान जो किसानों का है वो कर्ज माफ किया जाएगा 10 दिन के भीतर। तो कुल मिला के मकसद ये था, उनका कहना था कि हमने गंगा जल वाली बात जो है धान के जो किसान है उनका कर्ज माफी के लिए तय की थी, ना कि शराबबंदी के लिए। और बीजेपी बार बार इस बात को झूठ बोल रही है कि हमने गंगा जल हाथ में उठाया था शराबबंदी के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला हालांकि नया नहीं है, लगातार कई बार ये बातें आम लोगों के सामने आ चुकी है, पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। आज वीडियो भी मोहम्मद अकबर ने इसका एक दिखाया और कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है। हम शराबबंदी को लेकर गंभीर है और शराबबंदी लेकिन क्रमशः होगी, कमेटी जो तय करेगी, कमेटी जैसा बताएगी वो तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर कही। कुल मिलाकर चुनाव में कुछ महीने बचे हैं, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक इस मुद्दे को बड़े मंच पर उठा चुके हैं। बिल्कुल अभिषेक, हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी के मुद्दे को बीजेपी ने भुनाने की इतनी कोशिश की कि अब कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी है, जैसा कि मोहम्मद अकबर ने किया था। बिल्कुल यही सवाल मोहम्मद अकबर से भी किया गया था। उनका कहना था कि अभी तक बीजेपी के छोटे नेता दिया करते थे इस प्रकार के बयान गंगा जल वाले, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने अपने मन से इस बयान को दिया है, इसलिए उसका काउंटर करने के लिए वो ऑफिशियल तौर पे सामने आए हैं। वीडियो उन्होंने दिखाया कि आरपीएन सिंह का, जिसमें गंगा जल उठाकर वो कह रहे हैं कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ होगा। तो आज फोकस इसी पर था उनका कि इसलिए हमको ये वीडियो दिखाकर काउंटर करना पड़ रहा है। बहरहाल ये जरूर काउंटर हुआ है, लेकिन एक लड़ाई जो है शराबबंदी या शराब को लेकर वो लगातार, जो मुझे लग रहा है कि चुनाव में आगे तक जाने वाली है। बीजेपी के हाथ ये मुद्दा है, इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। और कांग्रेस ने इस बात को यहाँ पर साफ करने की कोशिश की है कि वो नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करेगी और गंगा जल वाली कसम उसने सिर्फ किसानों के कर्ज माफी के लिए खाई थी। ठीक अभिषेक, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी मुद्दों के सहारे एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी चुनाव से पहले अपनी मांगों और पिछली चुनावी वादों को पूरा करवा लेना चाहते हैं। यही वजह है कि 3 जुलाई से पूरे प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर, और आज अपनी मांगों को लेकर रायपुर के तूता धरना स्थल पर हल्ला बोल रैली की, सरकार से नियमितीकरण की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करेंगे। साथ ही मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने की बात भी कही गई है। हम लोग 3000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाले थे। 33 जिला कलेक्टर को और 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपते हुए यह अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक का हम लोगों का जिला स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन था। 10 जुलाई से पूरा प्रदेश व्यापी सर्वभागी संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हुआ है। पूरे ये जनसैलाब के साथ हम रायपुर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रारंभ कर चुके हैं
हम लोग विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि आपने जो 4.5 वर्ष पूर्व हमें नियमितीकरण का वादा किया था उसे तत्काल पूर्ण करें। 3 जुलाई से पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी 10 दिन का अल्टीमेटम देके हड़ताल अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। हमारी एक सूत्री मांग शुरू से रही है पिछली सरकार के समय से ही कि आप संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करें। जन घोषणा पत्र में वादा भी है। अब जो आंदोलन हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि अभी तक 4.5 साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जो वादा था उसको पूरा नहीं किया गया है। हमारी ये मांग है इस आंदोलन के माध्यम से कि अभी जो अनुपूरक बजट पेश होने वाला है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वादा जो किया है उसे तत्काल पूर्ण करें ताकि हम खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकें। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, चुनावी साल में हड़ताली काल शुरू हो चुका है प्रदेश में। देखिए सुमित, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा कर्मचारी हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं। इससे पहले जब कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान हुआ तो एक कैबिनेट की बैठक में उन लोगों को भी उम्मीद थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। और अब चूंकि शीतकालीन सत्र का जो अंतिम बजट है इस बार पेश किया जाएगा, तो ये कहा जा सकता है कि अब इस बजट से इस जो विधानसभा में भी उनको उम्मीदें हैं वो जगी हुई है। और ये चूंकि विधानसभा का आखिरी जो सत्र होगा, तो ऐसे में कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी जो प्रावधान है वो हो, नियमितीकरण की उनकी जो मांगे हैं वो पूरा हो। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो साफ तौर पर कर्मचारियों ने कह दिया है कि अनिश्चितकालीन जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन की अवधि और भी बढ़ जाएगी। और जो 68 विभाग हैं जहां पर ये संविदा कर्मचारी काम करते हैं, तो उन विभागों में कामकाज तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन एक उम्मीद और भी टिकी हुई है। 4.5 साल का वक्त हो गया है सरकार का, और ऐसे में अंतिम जो वक्त चल रहा है, तो ऐसे में अगर ये नाराजगी है वो देखने को भी मिल सकती है। कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के आज बड़ा प्रदर्शन किए और आक्रोश दिख रहा है, आक्रोश पनम रहा है। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि अब सरकार को, विभाग को इस दिशा में सोचना होगा, अन्यथा ये भी हो सकता है कि चुनाव के वक्त जो है जो कर्मचारियों की नाराजगी है निश्चित तौर पर युगल इस तरफ सोचने की जरूरत है सरकार को। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर भिलाई से है जहां अब टाउनशिप में लीज धारकों को बड़ी राहत मिली है। सीएम भूपेश बघेल की पहल रंग लाई है, जिससे अब 4,500 लीज धारकों के घरों की रजिस्ट्री होगी। बीएसपी, नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। 2002 से भिलाई शहर के वासी प्रतीक्षा में थे कि लीज पे जिन लोगों ने आवास लिया था वो उसका जो एग्रीमेंट था उसका रजिस्ट्री नहीं हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनिर्बन दास जो डायरेक्टर इंचार्ज हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के, उनको, जिला प्रशासन को और नगर निगम को निर्देशित किया कि इसका बैठ के समाधान निकाला जाए। और 10 अप्रैल से लगातार ये बैठकों का दौर चला है और 17 जून को जाके इस पे सहमति बन पाई। और 17 जून से के बाद ये अब जाके ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यूसीसी को लेकर देश तैयार नहीं है। यूसीसी को लेकर बीजेपी मुस्लिमों को में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि यूसीसी सिख, ईसाई, आदिवासी समाज से भी संबंध रखता है। अलिखित कानूनों से समाज का प्रबंध आज भी होता है। और टीएस सिंहदेव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खून धर्म के नाम पर बहा है। उन्होंने बताया है कि गोलवलकर जी भी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना है कि भिन्नता में एकता हो। देश यूसीसी के दबाव के चलते लागू करने के पक्ष में नहीं है। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को लेके कोई बात हो, यही गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा करना चाहती है। और ठीक चुनाव के पहले एक और पोलराइजेशन करके वो कैसे चुनाव में बेहतर स्थिति में आ सकें उसके लिए प्रयास कर रही है। यूसीसी संबंध रखता है सिख समाज से, यूसीसी संबंध रखेगा ईसाई समाज से, यूसीसी संबंध रखेगा ट्राइबल समाज से, यूसीसी संबंध रखेगा अन्य समाजों से, जिसमें कि परंपरागत और रीतिगत रिवाज भी और कानून भी, अलिखित कानून भी
इन समाजों में चलते हैं जिनके आधार पे इनका पूरे समाज का प्रबंधन आज भी होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा खून खराबा अगर मानव इतिहास में हुआ है तो धर्म के नाम पे। वहीं टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। सिंहदेव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। जी, मैं आभार व्यक्त करने के लिए ही टाइम मांगा था मिलने के लिए, और अध्यक्ष जी को उनको भी मैंने आभार दिया। वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षर से ही पत्र एआईसीसी से निकला था उप मुख्यमंत्री के रूप में मनोनयन के संदर्भ में, तो उनको भी धन्यवाद देने के लिए गया था। चुनाव से पहले धान और किसान को लेकर सियासत जारी है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बीजेपी दफ्तर अंबिकापुर में प्रेस वार्ता कर धान खरीदी के मामले में राज्य सरकार को घेरा। नेताम का आरोप है कि केंद्र सरकार के द्वारा एफसीआई के माध्यम से 80% चावल की खरीदी की जा रही है और इसका झूठा श्रेय छत्तीसगढ़ की सरकार ले रही है। किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की असली पोल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी अब जो है शुरू की है, और सच्चाई को जनता के बीच लाने के लिए, किसानों के बीच लाने के लिए कि किसानों को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, प्रदेश की जनता को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। स्कूल में शिक्षक की मांग को लेकर महासमुंद के अमलोर हाई स्कूल के बच्चे किताब कॉपी बैग लेकर सीएम आवास पहुंच गए। बच्चों ने सीएम आवास के बाहर गेट पर किताब कॉपी बैग रखकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से स्कूल में शिक्षक भर्ती करने की मांग की। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी सीएम आवास पहुंचे हुए थे। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में।